हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी बुनकर चैनल में। मैं नीतू, आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी है काबुली वाला। मेरी 5 साल की बेटी बिना बात किए एक पल भी नहीं रह सकती। पैदा होने के बाद उससे अपनी भाषा सीखने में केवल 1 साल का समय लगा। उसके बाद वो जागते समय चुप रहकर कभी भी एक पल बर्बाद नहीं करती है। उसकी माँ उसे कभी कभी डांट डपट कर चुप करा देती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसे चुप देखकर मुझे कुछ अजीब लगता है, इसलिए मेरे साथ उसकी बातचीत उत्तेजना के साथ चलती है। एक दिन सुबह मैंने उपन्यास के 17वें अध्याय को लिखना शुरू किया जब मिनी ने अंदर आकर अपनी बातचीत की शुरुआत की। बाबा, रामदयाल चौकीदार को कुछ भी नहीं पता। वो कौवे को कौवा कह रहा था। वो कुछ भी ठीक तरह से नहीं जानता है। इससे पहले कि मैं इस दुनिया में मौजूद विभिन्न भाषाओं के बारे में लिखना शुरू कर पाता, उसने यह कहकर अपना विषय बदल दिया कि बाबा, भोला कह रहा था कि हाथी अपनी सूंड से पानी फेंकते हैं और इसलिए ही बारिश होती है। देखिए, भोला कुछ भी कहता है। वो दिन रात बस बड़बड़ करता है। वो हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। उसने इस पर मेरी राय का इंतजार नहीं किया और फिर से मुझसे पूछा, बाबा, माँ आपकी कौन लगती है? मैंने अपने मन में कहा, भाभी, लेकिन सच में मैंने वो नहीं कहा। मिनी, तुम जाओ और भोला के साथ खेलो, मुझे अभी कुछ काम करना है। उसने फिर अपने घुटनों और हाथों का उपयोग करते हुए मेरे लिखने की मेज के पास बैठकर तेज लय में अगडुम बागडुम का खेल खेलना शुरू कर दिया। अचानक मिनी ने आगडुम बागडुम का अपना खेल बंद कर दिया और खिड़की की ओर भागी और तेज आवाज में काबुली वाले, ओ काबुली वाले कहकर किसी को बुलाने लगी। एक ऊंचा काबुली वाला धीरे धीरे सड़क पर से गुजर रहा था। वो ढीली गंदे कपड़े और एक पगड़ी पहने था और उसके कंधे पर एक थैला लटका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी उसे देखकर इतना उत्साहित क्यों थी और उसे इतनी जोर से क्यों बुला रही थी। मिनी की पुकार सुनकर काबुली वाले ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और वो हमारे घर की ओर आने लगा। तब मिनी तुरंत घर के अंदर भाग गई। मिनी को ऐसा लगा था कि जैसे काबुली वाले ने अपने बड़े से थैले के अंदर उसके जैसे कुछ बच्चे भरे थे। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरा अभिवादन किया। अब जब हमने काबुली वाले को अंदर बुलाया ही था तो उससे कुछ भी ना खरीदना अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने और अब्दुल रहमान ने रूस, अंग्रेजों, सीमा सुरक्षा कानून जैसे विविध विषयों पर चर्चा की। जाते समय उसने पूछा, बाबूजी, आपकी बेटी कहाँ गई है? मैंने मिनी को अंदर से उसके डर को तोड़ने के लिए बुलाया। वो बड़े शक के साथ उसके थैले को घूरती रही। काबुली वाले ने अपने थैले से कुछ किशमिशें निकाली और मिनी को भेंट की। उसने उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और संदेह के कारण उसने मेरे घुटनों को अधिक कसकर पकड़ा। मिनी का काबुली वाले से पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिनों के बाद जब मैं बाहर जा रहा था तब मैंने देखा कि मेरी बेटी काबुली वाले से बिना डर के, बिना रुके जोर जोर से बातें कर रही थी। वो हमारे दरवाजे के बगल वाले बेंच पर बैठी थी। काबुली वाला मुस्कुराते हुए उसके पैरों के पास बैठा था और अपनी टूटी फूटी बंगाली भाषा में अपनी राय दे रहा था। मिनी को अपने 5 साल के छोटे जीवन में अपने पिता को छोड़कर इतनी तसल्ली से सुनने वाला और कोई श्रोता नहीं मिला था। मैंने देखा कि काबुली वाले ने उसे बहुत सारी किशमिश और बादाम दिए। मैंने काबुली वाले से कहा, तुमने उसे फिर से यह सब कुछ क्यों दिया? आगे से मत देना। और उसके बाद मैंने 50 पैसे का एक सिक्का दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार किया और उसे अपने थैले में रख लिया। जब मैं घर लौटा तो सिक्कों को लेकर बहुत हाय हाय हुई। मिनी की माँ उसे डांट रही थी और उससे पूछ रही थी, यह सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला? मिनी ने कहा, काबुली वाले ने मुझे दिया। उसकी माँ कह रही थी, तुमने उससे क्यों लिया? मिनी ने रोते हुए कहा, मैंने उससे नहीं मांगा, उसने खुद ही दिया। मैंने आकर मिनी को संभावित खतरे से बचाया और उसे बाहर ले गया। फिर मुझे पता चला कि काबुली वाले के साथ मिनी की यह दूसरी बैठक नहीं थी। वो लगभग हर रोज आता था। उसने पिस्ते, बादाम आदि देकर मिनी के लालची दिल को जीत लिया था। मैंने यह भी देखा कि वे दोनों मिलकर आपस में खूब मजाक करते थे। उदाहरण के लिए, उसे देखकर मेरी बेटी पूछती थी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारे उस थैले में क्या है?
फिर रहमत अपनी गहरी आवाज में उसे जवाब देता और मुस्कुराते हुए कहता, उसमें एक हाथी छिपा है। यह कहना कि उसके थैले के भीतर एक हाथी है, उसमें जरूर कोई हास्य होगा। कोई भी आसानी से देख सकता है कि वो कोई अच्छा हास्य नहीं था, लेकिन फिर भी उन दोनों को वो मजाक पसंद था। उस सर्दी के मौसम में सुबह सुबह एक बच्चे और एक वयस्क की हंसी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनके बीच एक मुहावरा भी काफी प्रचलित था। रहमत मिनी से कहता था, छोटी लड़की, तुम कभी अपनी ससुराल नहीं जाओगी। बंगाली परिवारों में लड़कियां अपने जन्म के बाद से ही ससुराल के घर वाक्य से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि हमारा दृष्टिकोण आधुनिक था, इसलिए हमने मिनी को ऐसे विचार से अवगत नहीं कराया था। मिनी रहमत की बात को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन क्योंकि चुप्पी बनाए रखना उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था, इसलिए उसने पूछा, फिर क्या तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने उत्तर दिया, मैं अपने ससुर की पिटाई लगाऊंगा। ससुर का नाम सुनकर मिनी हंस पड़ती थी। वो ससुर नाम से एक अज्ञात व्यक्ति की दुर्दशा पर हंसती थी। आज सर्दी की साफ धूप वाली सुबह थी। प्राचीन काल में राजा लोग इस समय दिग्विजय के लिए बाहर जाते थे, लेकिन क्योंकि मैं कभी भी कोलकाता से बाहर नहीं जाता था, शायद इसलिए मेरा दिमाग दुनिया भर में घूमता रहता था। मैं अपने कमरे के एक कोने में बैठे हुए खुद को एक यात्री की तरह महसूस करता था और मेरा मन बाहरी दुनिया में जाने के लिए तड़पता रहता था। जैसे ही मैं किसी स्थान या विदेशी का नाम सुनता, वैसे ही मेरा दिल भटकने लगता था। मैं नदियों, पहाड़ों और जंगलों के बीच एक झोपड़ी की कल्पना करता और उससे आनंदपूर्ण स्वतंत्रता का विचार मेरे जहन में जगता था। घर में रहने की मेरी इतनी आदत हो गई थी कि घर से बाहर जाने के बारे में सोचने भर से मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे सिर पर तेज बारिश हो रही हो। इसलिए सुबह अपने छोटे से कमरे की मेज के सामने बैठकर मैं काबुली वाले के साथ तमाम यात्राएं करता था। संकरे रेगिस्तान रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, सामान ढोने वाले ऊंटों की कतारें, पगड़ी वाले व्यापारी जो या तो पैदल चलते हैं या फिर ऊंट पर सवारी करते हैं। किसी के हाथ में भाला तो किसी के हाथ में एक पुरानी बंदूक होती। काबुली वाला अपनी गहरी आवाज और टूटी फूटी बंगाली में मुझे अपनी जन्मभूमि के बारे में बताता था और वो तस्वीर मेरे दिमाग में एक चलचित्र जैसी घूमती रहती थी। मिनी की माँ एक डरी हुई इंसान थी। जब कभी वो गली में शोर सुनती तो उन्हें लगता कि दुनिया भर के शराबी हमारे घर की ओर तेजी से बढ़ रहे हों। रहमत काबुली वाले को लेकर भी उसके मन में तमाम आशंकाएं थी। वो बार बार मुझे अनुरोध करती थी कि मैं उस पर विशेष ध्यान दूं। जब मैं उसके संदेह को दूर करने की कोशिश करता तो वो मुझसे बार बार पूछती, क्या कभी कोई बच्चा चोरी नहीं हुआ है? क्या काबुल में गुलामों का कोई व्यापार नहीं होता है? क्या एक लहीम शहीम काबुली वाले के लिए एक छोटी बच्ची को चुराना असंभव है? अंत में मुझे उनकी बात को मानना पड़ा। वो बात असंभव नहीं लेकिन अविश्वसनीय जरूर थी। अब हर किसी में विश्वास करने की शक्ति नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी डरी रही, लेकिन फिर भी मैं रहमत को अपने घर आने से मना नहीं कर पाया। हर साल जनवरी के मध्य में रहमत अपने वतन जाता था। यह वो समय होता था जब वो अपने दिए कर्ज को दोबारा वसूल करने में व्यस्त रहता था। वो घर घर जाकर अपना पैसा वसूल करता था। फिर भी वो दिन में एक बार मिनी से मिलने जरूर आता था। ऐसा लगता था जैसे उनके बीच कोई साजिश हो। जिस दिन वो सुबह नहीं आता था, उस दिन मैं उसे शाम को देखता था। अगर आप एक ऊंचे आदमी को अंधेरे में एक मैला चोगा पहने हुए देखें तो आपके मन में जरूर कोई आशंका पैदा होगी, लेकिन जब मैं मिनी को उसकी ओर हंसते हुए, दौड़ते और चिल्लाते हुए देखता, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, और फिर उन दोनों दोस्तों के बीच की नोक-झोंक सुनता तो मेरा दिल खुशी से भर जाता था। एक सुबह मैं छोटे से कमरे में बैठा हुआ अपना लिखा निबंध जांच रहा था। 2-3 दिन पहले ही सर्दियां खत्म हुई थी, पर फिर भी ठंड से हर कोई कांप रहा था। खिड़की के अंदर आकर सूरज की किरणें मेज के नीचे मेरे पैरों को गरमा रही थी। धूप काफी गर्म थी। शायद सुबह के 8 बज रहे थे और सुबह टहलने वाले लोग सर पर टोपी पहने उस समय घर वापस लौट रहे थे। तभी गली में तेज आवाज आने लगी। मैंने देखा कि 2 गार्ड रहमत के साथ थे
और रहमत के हाथ बंधे हुए थे। जिज्ञासु लड़कों की एक टोली उनका पीछा कर रही थी। रहमत के कपड़ों पर खून के निशान थे और एक गार्ड के हाथ में खून से लथपथ एक चाकू था। मैं अपने गेट से बाहर गया और मैंने गार्ड को रोककर उससे घटना के बारे में पूछा। मैंने सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से एक रामपुरी चादर खरीदी थी और बाद में उसकी कीमत चुकाने का वादा किया था, पर जब उसने उस कर्ज को चुकाने से इनकार किया तो उससे रहमत नाराज हुआ और उसने उसे चाकू मार दिया। रहमत कुछ बुरा भला कह रहा था। उसी समय मिनी काबुली वाले, ओ काबुली वाले चिल्लाते हुए अंदर से बाहर आई। मिनी को देखकर रहमत का चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ चमक उठा। उसके कंधे पर उसका थैला नहीं था, इसलिए उन्होंने थैले के बारे में कोई नोकझोंक नहीं की। मिनी ने पूछा, क्या आप अपने ससुराल जा रहे हैं? रहमत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं वही जा रहा हूँ। मिनी को हंसाने के लिए उसका जवाब पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने मिनी को अपने बंधे हुए हाथ दिखाए और कहा, मैंने अपने ससुर को पीटा होता, पर अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं। रहमत को कई साल जेल की सज़ा सुनाई गई। फिर मैं उसके बारे में सब कुछ भूल गया था। हम लोग घर के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यस्त रहे। कैसे एक पहाड़ियों पर रहने वाला स्वतंत्र आदमी ने एक जेल की ऊंची दीवारों के पीछे इतने साल गुजारे होंगे, यह बात मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आई। मिनी अपने पुराने दोस्तों को भूल गई और अब उसने एक घोड़े वाले से दोस्ती कर ली। फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हुई, अन्य लड़कियां उसकी दोस्त बनी। अब वो अपने पिता के कमरे में भी बहुत कम आती थी। ऐसा लगता था जैसे पिता और पुत्री के बीच की दोस्ती खत्म हो गई हो। इस तरह कई साल बीत गए। फिर एक बार फिर सर्दी आई। अब मिनी की शादी तय हो गई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान उसकी शादी होने वाली थी। फिर मेरी खुशी का स्रोत मुझसे दूर हो जाएगा। मेरे घर की दुर्गा कैलाश पर्वत पर चली जाएगी। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी। मॉनसून की बारिश के बाद सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थी। सुबह से ही हमारे घर में शहनाई बज रही थी। सुबह से ही घर पर कोहराम मचा हुआ था। लोग आ जा रहे थे। आंगन में बांसों का पंडाल बनाया जा रहा था। झाड़ फानुस लगाए जा रहे थे। घर में भीड़ का कोई अंत नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठा खर्चा लिख रहा था। तभी रहमत अंदर आया और उसने मुझे सलाम किया। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। ना तो उसके कंधे पर थैला लटका था और ना ही उसके लंबे बाल थे। उसके शरीर में अब वो पुरानी ताकत भी नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा, रहमत, तुम कब आए? उसने कहा, कल शाम को ही जेल से रिहा हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में खतरे की घंटी बज रही हो। मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी किसी कातिल आदमी को नहीं देखा था। मुझे अपने अंदर एक सिहरन सी महसूस हुई। आज के शुभ दिन मैं नहीं चाहता था कि वैसा कोई आदमी मेरे यहाँ आए। मैंने उससे कहा, आज मैं घर के एक जरूरी काम में व्यस्त हूँ, तुम आज यहाँ से जाओ। उसने तुरंत बाहर जाना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजे पर पहुँचने के बाद वह रुका और उसने कहा, क्या मैं एक बार मिनी को नहीं देख सकता हूँ? उसका मानना था कि मिनी उतनी ही छोटी होगी जितनी कि वो कभी हुआ करती थी। वो दौड़ती हुई आएगी और उसे काबुली वाले, ओ काबुली वाले कहकर बुलाएगी और फिर वे अपनी मज़ेदार बातें करेंगे। वो अपने साथ अंगूर, कुछ बादाम और किशमिश का एक डिब्बा भी लाया था, जो उसने एक अपने हमवतन दोस्त से मांगे थे, लेकिन उसके पास थैला नहीं था। मैंने कहा, आज घर पर एक समारोह है, आज तुम किसी से नहीं मिल पाओगे। वो थोड़ा परेशान हुआ। वो चुपचाप खड़ा रहा और कुछ देर तक मुझे देखता रहा और फिर वो सलाम बाबू कहकर वहाँ से जाने लगा। मैंने अपने दिल में कुछ दर्द महसूस किया और मैं उसे वापस बुलाने की सोचने लगा। तभी मैंने उसे वापस आते हुए देखा। वो मेरे पास आया और उसने कहा, यह अंगूर, बादाम और किशमिश है जो मैं मिनी के लिए लाया था, कृपया यह उसे दे दें। पर जैसे ही मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, आपकी यह बड़ी मेहरबानी मुझे हमेशा याद रहेगी। कृपया मुझे पैसा ना दें। आपकी तरह मेरे घर में भी एक बेटी है। मैं उसके बारे में सोचता हूँ और फिर आपकी बेटी के लिए कुछ मिठाई लाता हूँ।
मैं यहाँ कोई धंधा करने नहीं आता हूँ। यह कहते हुए वह अपनी ढीले चोगे के अंदर से हाथ डाला और अपनी छाती के पास से कहीं से एक गंदे टुकड़े को बाहर निकाला और फिर बहुत सावधानी से उसके तहों को खोलकर मेरी मेज पर फैलाया। मुझे उस कागज पर एक छोटे से हाथ की छपाई दिखाई दी। ना तो वो कोई फोटो था और ना ही कोई पेंटिंग। वो काले रंग की कालिख का उपयोग करके कागज पर एक छोटे से हाथ की छपाई थी। फिर रहमत ने अपनी बेटी की इस याद को अपनी छाती में दोबारा छिपा लिया। रहमत हर साल कलकत्ता की सड़कों पर मेवे बेचने के लिए आता था, पर जैसे ही वो अपनी छोटी बच्ची के हाथ की छपाई को छूता था उसका दिल अमृत से भर जाता था। वो देखते ही मेरे आंखों में पानी आ गया। उस समय मैं भूल गया कि वो एक काबुल का मेवे वाला था और मैं बड़े घर का एक संभ्रांत बंगाली था। मैंने अब उसे एक पिता के रूप में समझा। उस छोटे से हैंड प्रिंट ने मुझे मेरी मिनी की याद दिलाई। मैंने उसे तुरंत अंदर से बुलाया। घर की महिलाओं ने कई आपत्तियां उठाई, लेकिन मैंने उनकी कोई परवाह नहीं की। फिर माथे पर चंदन का टीका लगाए, लाल दुल्हन की साड़ी पहने मिनी आई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली वाला पहली बार उलझन में पड़ गया और इस बार वे अपनी पुरानी बातचीत शुरू नहीं कर पाए। अंत में मुस्कुराते हुए उसने कहा, मिनी, क्या तुम अपने ससुराल जाओगी? मिनी को अब ससुराल का मतलब पता था, इसलिए उसने उसे पहले की तरह जवाब नहीं दिया। वो शर्मा गई और दूसरी ओर देखने लगी। मुझे वो पहला दिन याद है जब वे दोनों पहली बार मिले थे। मेरे दिल में उस बात का दर्द था। मिनी के जाने के बाद रहमत फर्श पर बैठ गया। उसे अचानक समझ में आ गया कि उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी अब उसका नया परिचय होगा। मैंने उसे एक करेंसी नोट दिया और उससे कहा, रहमत, अपनी बेटी के लिए घर वापस जाओ। जब तुम अपनी बेटी से मिलोगे तो उससे मेरी मिनी को भी बहुत अच्छा लगेगा। उन पैसों का दान करने के बाद मुझे शादी की कुछ चीज़ों में ज़रूरी कटौती करनी पड़ी। अब शादी में रंगीन बल्बों की सजावट नहीं होगी और ना ही संगीत के लिए कोई बैंड बाजा होगा। अंदर घर की महिलाएं उससे दुखी जरूर होंगी, लेकिन उस उत्सव वाले दिन एक दिव्य प्रकाश मेरे हृदय को जरूर रोशन करेगा।